डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। दो टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। इसके ऊपर हम ग्राहम्स लॉ देखेंगे क्या है। ठीक, सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म्स एक्चुअली है क्या, डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, डिफ्यूजन का मतलब रहता है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ये समझा दूंगा मैं क्या होता है। ठीक, मान लीजिए मेरे पास में एक कंटेनर है इस तरह, राइट। इस कंटेनर में यहाँ पे मैंने एक सेप्टम लगा के रखा है, दीवार लगा के रखा है। यहाँ पे एक गैस है, गैस ए, और फिर इसमें इस कंटेनर यहाँ पे इस चेंबर में दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरी गैस है, इसका नाम है गैस बी। अगर मैं ये सेप्टम हटा दूं, मान लीजिए ये हटा दूं यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ की गैसेस यहाँ फ्लो होंगी और यहाँ की गैसेस यहाँ पे फ्लो होंगी। बात समझ में आई? यानी यहाँ पे खुद ब खुद मिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ये गैसेस इधर, ये गैसेस इधर। ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं ये रहेगा। और ये यहाँ पे जो मिक्सिंग होती है, ये कोई डायरेक्शनल मिक्सिंग नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि गैस मॉलिक्यूल सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। यहाँ पे जाके ऐसे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। नॉन डायरेक्शनल है ये, नॉन डायरेक्शनल। सो डिफ्यूजन इज नॉन डायरेक्शनल। क्लियर? शाबाश। अगर हम ये चीज देखना चाहेंगे, यानी डिफ्यूजन को समझना चाहेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर कांस्टेंट, तब भी ये होगा। और अगर प्रेशर फिक्स है, कांस्टेंट है, तब भी ये होगा। वो होता भी इजीली है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ये डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग। यानी जब मैं दीवार हटा दूंगा तो यहाँ की गैसेस इसके साथ मिक्स होंगी, यहाँ की गैसेस इसके साथ में मिक्स होंगी। बात समझ में आई? ये हो गया डिफ्यूजन। अब हम लेते हैं दूसरी टर्म जिसको हम कहते हैं इफ्यूजन। पहले ये समझेंगे इफ्यूजन। इफ्यूजन में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में एक चेंबर है, राइट। इस चेंबर में गैस भरी हुई है और इस गैस के इसके साथ में दूसरा चेंबर है, या चेंबर नहीं भी है, खुला है, और ये खाली है, वैक्यूम है। ये याद रखना, वैक्यूम। अगर मैं यहाँ पे इसमें इस दीवार में सुराख कर दूं, तो ये गैसेस जो हैं, ये गैसेस इजीली फ्लो हो जाएंगी फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड करेंगे, जो वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, जो एक प्रेशर बनाएंगे। जबकि यहाँ पे वैक्यूम है, यानी लो प्रेशर है, तो गैसेस विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। And this flow of gases from high pressure to low pressure through an orifice or through a small pinhole। समझ में आया ना? ये इस होल के थ्रू या ऑरिफिस के थ्रू गैसेस का फ्लो होना, समझ में आया ना? फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू ए पिनहोल, या मैं बोलूंगा इसको ऑरिफिस। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद रखना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको हम कहते हैं जनाब, ये है इफ्यूजन। इसको कहते हैं हम इफ्यूजन, याद रखना, ये है इफ्यूजन। जबकि यहां पे आपने प्रेशर मेंशन नहीं किया, ये कांस्टेंट आपने फिक्स रख दिया प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की बात नहीं आती। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पे गैसेस फ्लो होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर
थ्रू दिस पिन होल और थ्रू दिस ऑरिफिस, इसको हम कहते हैं इफ्यूजन। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल वो कांस्टेंट है। क्लियर, ये कांस्टेंट है। जबकि अगर आप यहां पे देखेंगे यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहां पे मैं बोलूंगा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे प्रेशर का इफेक्ट होगा, यहां पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। कैसे, मैं समझाता हूं। अगर मैं यहां पे प्रेशर कम कर दूं तो गैसेस जो फ्लो होंगी वो स्लोली होंगी। अगर मैं प्रेशर यहां पे बढ़ा दूं गैसेस का तो गैसेस फास्ट मूव होंगी फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन। बात समझ में आए ना। तो यहां पे प्रेशर वेरी होता है एंड दिस इफ्यूजन डिपेंड्स ऑन प्रेशर, इट इज प्रेशर डिपेंडेंट। जबकि यहां पे प्रेशर की कोई बात नहीं है। यहां पे अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट भी रख दिया तब भी गैसेस मिक्स होंगी, इंटरमिक्सिंग होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तब भी इंटरमिक्सिंग होगी। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी गैसेस का मिक्स होना डिफ्यूजन, और गैसेस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होना उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। मगर थ्रू एन ऑरिफिस, थ्रू ए स्मॉल पोर या थ्रू ए स्मॉल होल। बात समझ में आ गई ना, शाबाश। अब यहां पे मैं और एक चीज आपको बताता हूं, और एक चीज हम डिस्कस करेंगे साथ में ही। देखो, अगर मैं यहां पे दो गैसेस ले लूं, मान लीजिए एक गैस है जो हेवी गैस है और दूसरी गैस है जो लाइट गैस है, यानी एक की डेंसिटी ज्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, दूसरे का मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। बात समझ में आ गई। जो गैस हेवी होगी वो ज्यादा फास्ट नहीं चल पाएगी, यानी ना वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन करेगा ना वो ज्यादा फास्ट इफ्यूजन करेगा अगर गैस हेवी हुई तो। और अगर गैस हल्की है यानी लाइट है, लाइट गैस, हल्की गैस, तो जल्दी जल्दी मूव होंगे, चाहे वो डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन, दोनों केसेस में। बात समझ में आई, शाबाश। तो चलो हम ये केस लेते हैं सबसे पहले, डिफ्यूजन, और इसके ऊपर हम ग्राम्स लॉ देखेंगे क्या कहता है। तो लॉ के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है, और हम इसको समझेंगे। देखो, ये जो लॉ है ना, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, तो जो रेट ऑफ मिक्सिंग होगी या रेट ऑफ फ्लो बोलूंगा मैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलूंगा या रेट ऑफ इफ्यूजन बोलूंगा मैं, तो रेट ऑफ इफ्यूजन जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जो मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा कि डेंसिटी अगर ज्यादा हुई तो गैसेस जो है वो मिक्सिंग कम करेंगे क्योंकि वो ज्यादा डिफ्यूज नहीं होंगे, इधर उधर ज्यादा हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर गैसेस लाइट रहे, हल्के फुल्के रहे, तो इजीली वो इधर उधर डिफ्यूज करेंगे। यही लॉ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये कहता है ये लॉ इस तरह, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, याद रखना दो चीजें कांस्टेंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट मतलब स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यानी ये ऐसा कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए गैस is inversely proportional to under root of density of gas, under root of density of gas। ये बात याद रखना। और अगर हमारे पास में दो गैसेस है, सपोज मेरे पास में एक गैस है R1, तो उसका भी रेट जो होगा, तो एक गैस है गैस 1, उसका जो रेट है रेट 1, उसका भी रेट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1। और इसी तरह हमारे पास में दूसरी गैस है गैस 2, उसका जो रेट होगा दैट इज R2, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 2 होगा। बात समझ में आ गई, शाबाश। तो यहां तक तो ये क्लियर है, ये तो बहुत आसान है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं ऐसा कर दूं R1 डिवाइड बाय R2, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, यहां पे कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, सपोज कांस्टेंट कांस्टेंट
कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं। वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट d1 डिवाइड बाई 1 बाय अंडर रूट d2, ये हो जाएगा ना। शाबाश। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा बराबर अंडर रूट d2 डिवाइड बाय अंडर रूट d1। आप बोलेंगे कैसे? देखो यहाँ पे इतना जो है ना ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका उल्टा मल्टीपल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जो है वो इसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा अंडर रूट d2 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 बाय अंडर रूट d1। तो 1 और 1 कैंसल, तो ये बन जाएगा अंडर रूट d2 डिवाइड बाय d1, है ना आसान। शाबाश। तो मैं ये कह सकता हूँ फिर जो रेट 1 है डिवाइड बाय रेट 2 वो बराबर होगा अंडर रूट d2, इसका उल्टा इधर, डिवाइड बाय अंडर रूट d1, यानी इसका उल्टा इधर। तो ये जो है ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की इक्वेशन। ठीक, अभी हम इसके ऊपर और काम करेंगे थोड़ा सा, मतलब थ्योरेटिकल काम, यहाँ पेपर पे काम, मैं ये रिसर्च का काम नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पेपर पे थोड़ा सा और काम करेंगे। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो इक्वेशन है वो क्या है, तो आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं, इट इज R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 डिवाइड बाय d1। और d1 d2 क्या है? दीज आर डेंसिटीज। d2 है गैस 2 की डेंसिटी और d1 है गैस 1 की डेंसिटी, और R1 है गैस 1 की रेट और R2 है गैस 2 की रेट। ठीक, बात समझ में आ गई? शाबाश। देखो सबसे पहले हम समझेंगे अब यहाँ पे रेट क्या है, रेट किसको कहते हैं। रेट से क्या मतलब है? यहाँ पे रेट का मतलब ये हुआ कि कितना लीटर गैस डिफ्यूज हुआ और कितने टाइम में डिफ्यूज हुआ, या मैं ऐसा कहूँगा कि लीटर्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में कितने लीटर डिफ्यूज हो गए, कि डिफ्यूजन कितने लीटर्स का हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं रेट। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिफ्यूज हुआ डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लग गया, उसको कहते हैं रेट। या कितनी लेंथ गैस ने क्रॉस की और कितने टाइम में की, उसी को कहते हैं रेट। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वॉल्यूम हमें किससे पता चलेगा? नंबर ऑफ मोल्स से, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस डिफ्यूज हुए, मिक्स हुए और कितने टाइम में हुए, उसी को हम कहते हैं रेट। समझ में आया ना? तो रेट को आप लीटर बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम या नंबर ऑफ मोल्स बाय टाइम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो हम और एक इसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक इक्वेशन और निकालेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि रेट 1 डिवाइड बाय रेट 2, यानी रेट ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय रेट ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 1, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? यहाँ तक तो क्लियर है। ये अभी हमने बात की रेट, हमने बात की कि रेट होता क्या है। देखो इस डेंसिटी को अगर मैं वेपर डेंसिटी में कन्वर्ट करूंगा, तो वेपर डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये डेंसिटी ऑफ गैस है ना, तो वेपर डेंसिटी कैसे लिखते हैं? VD, वो लिखते हैं हम ऐसा, डेंसिटी ऑफ गैस, यानी मैं लिखूंगा ऐसा, डेंसिटी ऑफ गैस, कोई भी गैस, ठीक, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यही है ना। वो वेपर डेंसिटी हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, वो रहता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस मीन्स डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। और ये भी हमने पढ़ा है कि अगर हम वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें मोलर मास मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मोलर मास। बात समझ में आ गई? इस बात को जहन नशीन कर लेना, यानी समझ लेना। यहां तक क्लियर है? इसको नाम रखो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम रखो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम रखो इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, बिना
बिना कंफ्यूज किए। मैं लिखूंगा सबसे पहले R1 डिवाइड बाय R2, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है, शाबाश। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है D2 डिवाइड बाय D1, यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब ये जो D2 है, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ गैस 2, इसको मैं डिवाइड करता हूं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी करता हूं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई ना? यानी जो ऊपर डिवाइड किया वो नीचे भी डिवाइड किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जो ऊपर है वही नीचे भी है। 1 डिवाइड बाय 1 कह सकता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया ना? शाबाश। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे यहां पे मिलेगा वेपर डेंसिटी। मैं ऐसा कहूंगा कि ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसके बराबर है? शाबाश, वेपर डेंसिटी। मैं लिखूंगा ये है VD2 डिवाइड बाय VD1। ये भी वेपर डेंसिटी के बराबर, ये भी वेपर डेंसिटी के बराबर, लेकिन अलग अलग गैसेस की वेपर डेंसिटी। समझ में आया? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है। अब मैं आपके लिए रेट को लिख सकता हूं, रेट 1 डिवाइड बाय रेट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VD2 डिवाइड बाय VD1। चलेगा? अब तो ये दौड़ेगा, है ना? अब दौड़ेगा ये। अच्छा, अगर मैं इस VD को, वेपर डेंसिटी को, चाहे ऊपर की वेपर डेंसिटी हो या नीचे की वेपर डेंसिटी, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं इंटू 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 देखो, यहां पे वेपर डेंसिटी इंटू 2 किसके बराबर है? मोलर मास के। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 इंटू 2, मैं बोलूंगा मोलर मास ऑफ गैस 2। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 इंटू 2, मैं बोलूंगा मोलर मास ऑफ गैस 1, है ना? तो मोलर मास को दिखाऊंगा मैं M से। किससे दिखाऊंगा? M से। तो ये बन जाएगा बराबर अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस 1। किसी को कोई शक है तो बोलो, ठीक है? यहां तक तो क्लियर है? वेरी गुड। अब इस इक्वेशन को मैं शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूं, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस 1। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब ये जो रेट है, रेट आप मोलर मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप ये टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप ये नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि रेट का मैंने आपको पहले ही बताया, रेट जो रहता है, रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, या मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ गैस पास होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स भी पास होंगे, डिफ्यूज होंगे, डिवाइड बाय टाइम। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब अगर मैं सपोज इनमें से एक कांस्टेंट रखता हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं, तो टाइम पे मैं इक्वेशंस निकाल सकता हूं। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां तक ठीक है? ये होगी एक बात। दूसरा, इस इक्वेशन के हिसाब से रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ही है ना? शाबाश। इसी के हिसाब से चल रहा हूं मैं। तो फिर मैं शॉर्टकट में ये कह सकता हूं, जो रेट है ये याद रखना, मैं ऐसा बोलूंगा रेट 1 डिवाइड बाय रेट 2, पहले वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे, वो बराबर होगा वॉल्यूम 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम 2, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? हो गया वॉल्यूम खत्म। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेट 1 डिवाइड बाय रेट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2। ये भी चलेगा, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक। अब इन टर्म्स ऑफ टाइम लेते हैं, मैं कहूंगा रेट 1 डिवाइड बाय रेट 2, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसका मतलब
दूसरी गैस का टाइम ऊपर, पहली वाली गैस का टाइम नीचे हो जाएगा। तो ये बन जाएगा T2 डिवाइड बाई T1। चलेगा? शाबाश। अब मैं अगर इन टर्म्स ऑफ मोल्स ले लूं तो मैं क्या कहूँगा, रेट 1 डिवाइड बाई रेट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर लेंगे, शाबाश, मैं कहूँगा R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी 2 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस 1। तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है और इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत आसान है ये, ठीक। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई यहाँ तक क्लास, ठीक। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मास या वेट के साथ में इसकी रिलेशन। ये एक ट्रिकी टाइप का इक्वेशन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रिकी है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास में रेट है, रेट ऑफ गैस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, है ना। फिर मैंने कहा कि R1 डिवाइड बाय R2 वो बराबर होगा N1 डिवाइड बाय N2। ये भी हम इससे पहले जान चुके। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब N जो है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, जो बराबर रहता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये भी आप लोगों को मालूम है, ठीक। तो फिर मैं ये कहूँगा N1 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय M1 और N2 जो है वो बराबर होगा W2 डिवाइड बाय M2। यहाँ तक किसी को कोई शक है? नहीं है ना? शाबाश। अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 सपोज, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा N1 के बदले में लिखूंगा मैं W1 डिवाइड बाय M1, फिर लिखूंगा यहाँ पे नीचे N2 के बदले में W2 डिवाइड बाय M2। वो क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक तो ये ठीक है, शाबाश। इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल टू W1 डिवाइड बाय M1 इनटू, इसको ऊपर ले जाओ, ये उल्टा हो जाएगा M2 डिवाइड बाय W2। या हम इसको ऐसे लिखेंगे, M वाले एक साइड में और W वाले एक साइड में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा W1 डिवाइड बाई W2 इंटू M2 डिवाइड बाई M1। कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, यानी बहुत ही आसान है। यहां तक ठीक है? यहां तक तो ठीक है ना। रेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो R1 डिवाइड बाई R2 मैंने बताया था आपको, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1, है ना। तो ये जो R के बदले में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 5 एंड 6 हम R1 बाई R2 के बदले में ये लिख सकते हैं ना, मैं लिखूंगा अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1, वो बराबर आ जाएगा W1 डिवाइड बाई W2 इंटू M2 डिवाइड बाई M1, ठीक है, शाबाश। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं लिख दूं ऐसा अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट कट, ये बन जाएगा बराबर M2 डिवाइड बाई M1 के बराबर, ठीक। यानी M2 डिवाइड बाई M1 के बराबर हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ M1 बाई M2 होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1, ये वाला, साथ में लिखूंगा इसके बराबर है W1 डिवाइड बाई W2, राइट।
और फिर इनटू करके लिखूंगा मैं, इनटू जो ना ये इनटू लिखूंगा मैं अंडर रूट ऑफ m2 डिवाइड बाय m1 का होल स्क्वायर, ये तो इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, बहुत ही आसानी है। होल स्क्वायर का मतलब ये दिस इंटू दिस, यानी ट्वाइस है ये, मतलब m1 m2 डिवाइड बाय m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर यहाँ का अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू w1 डिवाइड बाय w2 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 का रूट है ना, इंटू अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1। ठीक, अब इनमें से एक इधर लेके आओ, ये क्या बन जाएगा, देखो इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1 डिवाइड बाय अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1 है ना। ये एक लाया मैंने इधर, एक इधर लेके आया। अब यहाँ पे एक रह गया, एक तो w1 डिवाइड बाय w2 रह गया और इनटू रह गया अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1, यही रह गया। शाबाश, देखो ऊपर जो है वही नीचे भी है, तो दिस डिवाइड बाय दिस सेम है ना दोनों, तो ये बन जाएगा 1 के बराबर। तो मैं ये कहूँगा 1 इक्वल टू, या w1 डिवाइड बाय w2 इज इक्वल इनटू अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1, ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 के बराबर। इसको ध्यान से देखना। ठीक, या मैं फिर ऐसा भी कर सकता हूं, मैं इस अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1 को इसी साइड रखता हूं और इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, किसको, w1 डिवाइड बाय w2। यहाँ पे मल्टीपल था तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा w2 डिवाइड बाय w1। बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इसका एक फॉर्म आ गया। दूसरा फॉर्म, अगर आप इसको उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा कर सकते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ये बन जाएगा ऐसे अंडर रूट m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू w1 डिवाइड बाय w2। तो these two equations, we can say these three equations, these are very 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 important equations। ठीक है ना, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, इससे आप यानी अगर आप डिफ्यूजन यूज़ कर सकते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आप मोलर मास निकाल सकते हैं, आप मास निकाल सकते हैं, आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज इक्वेशंस आर वेरी यूजफुल इक्वेशंस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।